Hello students, welcome to the English class Vijay Samarpit KVN by Vijay Kumar Soni. Our today's topic is Glimpses of India, and under Glimpses of India there are three parts, and we are going to read and discuss thoroughly about the first part, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez, the writer who is an outstanding कोंकणी essayist जिन्होंने कोंकणी भाषा में काफ़ी अच्छे निबंध लिखे हैं, and not only in Konkani but when the essays translated from Konkani into English are having wide publicity, and he is famous for his well-known work as of Soil and Soul and Konkani folktales. After his death, कोंकणी की जो लोकगीत हैं, कहानियाँ हैं, उन लोक कहानियों के बारे में उनको लिखने के लिए ये काफ़ी प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी मौत के बाद इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक बेकर। ये स्टोरी जो है ये रिफ्लेक्ट्स करती है ऑन द स्ट्रॉन्ग पोर्टुगीज इफेक्ट्स ऑन द गोवन कल्चर। गोवा के ऊपर, गोवा की संस्कृति के ऊपर जो पुर्तगालियों का प्रभाव है, उस पुर्तगालियों के प्रभाव के बारे में ये स्टोरी फोकस करती है, टेस्टिफाइंग द फैक्ट दैट द आइडियोलॉजीज ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स have a strong influence on the lives of common people and also their lifestyles। जो राजनीतिक ताकत होती है उसका बहुत ज़्यादा असर सामान्य लोगों और उनकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। गोवा का कल्चर, उस पर जो प्रभाव है पुर्तगालियों का, उस पर हम जानेंगे। बिकॉज कल्चर ऑफ अ प्लेस इज डेवलप्ड एज एन आउटकम ऑफ द ट्रेडिशंस फॉलोड बाय द पीपल, the conventions they adhere to, the religion they follow, and their ethic and morals and the philosophy of life that guides them। तो किसी चीज़ की जगह कल्चर जो प्रभावित होता है, जो धर्म मानते हैं, जो नैतिक शिक्षाएं हम फॉलो करते हैं, वहाँ के लोग जिस फिलोसफी, जिस दर्शन को मानते हैं, जीवन के जिस दर्शन में विश्वास करते हैं, उसी से वह कल्चर डेवलप होता है। द ऑथर इज नॉस्टैल्जिक about his childhood days and has a strong cultural ties with Goa। अपने बचपन के दिनों के बारे में ऑथर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है यहाँ पर, अपने बहुत ज़्यादा उस पास्ट के बारे में वो सोचता है और जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है सांस्कृतिक रूप से गोवा से। सी एक्टिविटीज़ आर देयर। द फर्स्ट वन, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल और प्लेसेस कम टू योर माइंड When you think of your country। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो क्या कल्चरल या इमेजेस आपके दिमाग में आती है। जस्ट एन ओरल एक्टिविटी टू बी डन बाय यू इन द रिटर्न फ्रॉम इन द नोटबुक। आप सोचिए क्या क्या आपके दिमाग में आता है। गीत, वेशभूषा, पहनावा, खान पीन, इन सारी चीज़ों को आप देखिए। What parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destination? किस पार्ट में आप रह चुके हैं? Have you lived in या घूम चुके हैं? क्या आप कुछ प्रसिद्ध जो पर्यटन के गंतव्य हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से उनका नाम ले सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एंड द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, इन सब के अलावा पुर्तगालियों ने भी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हमारे इतिहास में उनका भी एक स्थान है। और पूछ रहा है राइटर, क्या आप पुर्तगालियों के प्रभाव वाले, इन्फ्लुएंस वाले पार्ट का नाम बता सकते हैं? डेफिनेटली इट्स गोवा एंड इट्स मुंबई। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? दिस इज अनदर पार्ट। क्या आप बता सकते हैं कौन सा पार्ट इंडिया जिसमें पैदा होती है, वो पैदा करता है कौन सा पार्ट टी और कॉफ़ी? डेफिनेटली इट्स आसाम। आइए पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये एक पेन पोर्ट्रेट है, पेन से खींचा गया पोर्ट्रेट, रेखा चित्र जिसको कहते हैं। एक ट्रेडिशनल गोवा के गांव का है, उस गांव के बेकर का है, जो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है अपनी सोसाइटी में। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। चलिए, एक पर्टिकुलर बेकर की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ बात है वहाँ जो भी है
जितने भी बेकर हैं, बेकिंग करने वाले हैं, उसके रूप में कि वो वहाँ एक विशेष स्थान आज भी उस समाज में, सोसाइटी में रखता है। उस पर यह कहानी है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Writer is also a baker and writer is saying, हमारे बड़े अक्सर सुने जाते हैं, are often heard, passive voice sentence of present indefinite tense, passive voice sentence of present indefinite tense, are often heard, उनको अक्सर सुना जाता है, यानी कि वो कहते हैं हम सुनते हैं। often एडवर्ब है, आर के बाद थर्ड फॉर्म में heard। reminiscing nostalgically, reminiscing nostalgically means thinking fondly, deeply of the past, past के बारे में उदासीन कंडीशन में सोचते हुए, याद करते हुए कि क्या दिन थे। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, पुर्तगालियों के उन पुराने दिनों के बारे में, उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में। द पोर्तुगीज एंड देयर लव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके लव्स ऑफ ब्रेड। लव्स, इस वर्ड पे ध्यान देना। लव्स, लव्स जो है, लव का प्लूरल है, LOAF, लव का प्लूरल होता है लव्स। दैट इज पाव रोटी, एक कंद के आकार की रोटी। लव्स ऑफ ब्रेड, तो वो जो लव्स थे ब्रेड के, पाव रोटी के, वो कंद टाइप। दोज ईटर्स ऑफ लव्स, वे उसको खाने वाले। माइट हैव वेनिस्ड, गायब हो चुके हो सकते हैं, माइट हैव वेनिस्ड। कंडीशनल थर्ड क्लास, वे गायब हो चुके होंगे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु बनाने वाले आज भी वहां पर है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, मिक्सिंग करने वाले यंत्र, मोल्डिंग करने वाले यंत्र, और वो लोग जो उन लोव्स को बेक करते थे, पकाते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वे कई पुरानी समय के साथ टेस्ट की गई फर्नेसेस, भट्टियाँ, फर्नेस का प्लूरल फर्नेसेस, भट्टियाँ जिसमें पकाया जाता है, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड, पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो आग उन भट्टियों की अभी भी बुझी नहीं है, बुझाई नहीं गई है। हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड, ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, येट हमारा यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है और नेगेटिव स्ट्रक्चर है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड इज अ साउंड, अ स्ट्रॉन्ग साउंड, धक जैसा जो साउंड होता है, दैट इज थर्ड। एंड जिंगलिंग इज जस्ट क्लैंकिंग, क्लैंक झंझनाहट, टनटनाहट की आवाज़, तो वे जिसमें वो तैयार करते हैं लव्स को गूंथ कर कूट कर, तो वो जो आवाज़ आती है, थर्ड एंड जिंगल, दप की आवाज़ और जिंगल की आवाज़, टन टन की आवाज़, ये तो अपनी गाड़ी के साथ जो बेकर आवाज़ करता है, जैसे हमारे यहाँ आइसक्रीम वाले करते हैं। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, तो द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो ट्रेडिशनल बेकर्स के जो बम्बू हैं, बांस थे, उनकी थर्ड और जिंगल की आवाज़, स्ट्रॉन्ग साउंड और स्ट्रॉन्ग हैवी साउंड के साथ साथ क्लैंकिंग की आवाज़। हेराल्डिंग हिज अराइवल, जो अनाउंस करते हैं अपने आने को, जैसे टन टन की आवाज़ के साथ सूचना हो गई कि बेकर आया है, बेकरी वाला आया है। जैसा हमारे यहाँ कुछ लोग करते हैं, आइसक्रीम वाले करते हैं या कोई चने वाला करता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो आवाज़ आज भी सुनी जा सकती है। कुछ स्थानों पर आज भी सुबह सुबह वह आवाज़ सुनी जा सकती है, कैन बी हर्ड। नाउ सी, क्या सुनी जाती है, व्हाट वॉइस, द वॉइस द ऑफ द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बम्बू ऑफ द बेकर्स। मे द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज, पिताजी हो सकता है जिंदा ना हो सकते हैं, परंतु जो पुत्र है वो आज भी इसको चलाता है, कैरी करता है। ऑन द फैमिली प्रोफेशन, परिवार के प्रोफेशन में। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये बेकर्स आज भी
नॉन एज पेडर इन गोवा, वे आज भी गोवा में पेडर के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इनको पेडर कहा जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। पॉइंट टू बी नोटेड, उन दिनों वो बेकर हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे, गाइड होते थे, हमारे साथी होते थे और हमें मार्गदर्शन करने वाले होते थे। He used to come at least twice a day, वो दिन में 2 बार आता था। Once when he set out in the morning on his sailing round, एक बार सुबह जब अपने सेलिंग राउंड पर सुबह सुबह निकलता है तब, and then again when he returned after emptying his huge basket, और वास्तव में दोबारा तब जब वो वापिस होता अपने बास्केट, विशाल बास्केट को खाली करता हुआ। The jingling thud of his bamboo woke us up, उसके बम्बू की झन झन टन टन की थड की आवाज़ हमें उठा देती थी। वॉक अस अप, फ्रेजल वर्ब वॉक अप, बीच में अस ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़े उसको मिलने के लिए और ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये ऐसा इसलिए था कि हम जो पाव रोटी है, लोफ है, उसके प्रति प्यार था, उसके कारण था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्काइन और बास्टाइन, लोव्स तो लाए जाते थे, वर बॉट खरीदे जाते थे, कुछ पास्काइन या बास्टाइन के द्वारा। और पास्काइन एंड बास्टाइन यहाँ पे कैपिटल है, प्रॉपर नाउन को यहाँ पे बताया गया है और उनके एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है, पूरी जाति के लिए बताया गया। हु, पास्काइन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानियां, तो उनके द्वारा खरीदे जाते थे ये तो फिर क्या बात है। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, जिसके लिए हम इंतजार करते थे, लॉन्ग फॉर, वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो तो ब्रेड के बैंगल्स थे, ब्रेड के बनी हुई बैंगल्स, चूड़ियां। विच वी चूज केयरफुली, जिसको हम सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल केक, और ये कभी कभी ये बैंगल्स स्वीट ब्रेड होते थे, स्पेशल केक के बने हुए। एक क्वेश्चन इससे बनता है, इसको नोट करिएगा। व्हाट वॉज देयर फॉर विच द ऑथर वॉज ईगरली वेटिंग इन द मॉर्निंग, जिसके लिए वो इंतजार करता था सुबह सुबह, वो क्या चीज़ थी, उसके अराइवल के साथ वो क्या बात थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, उसके स्पेशली बनाए गए बम्बू स्टाफ से जंग जंग का जो साउंड होता है उसके साथ बेकर एंट्री करता था। उस जमाने जब हो सकता है, टेक्नोलॉजी तो इतनी थी नहीं कि कोई सायरन की आवाज़ कर पाते या कोई माइक से, माइक्रोफोन से बोल पाते, तो जंग जंग के साउंड के साथ वो अपनी एंट्री करता था, म्यूजिकल एंट्री करता था, संगीतमय प्रवेश। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ तो उस बास्केट को सपोर्ट करता था जो बास्केट उसके सिर पे होता था, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा उस बम्बू को टकराता था ग्राउंड में, जिससे उसकी जंग जंग की आवाज़ निकलती थी। दूसरे हाथ से ग्राउंड में उस बम्बू से आवाज़ होती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की लेडी को ग्रीट करता था। वुड यहाँ इर्रेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट बताने के लिए आया है, पास्ट की उस हैबिट को बताने के लिए आया है जो वो किया करता था। घर की लेडी को वो ग्रीट करता था विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, गुड मॉर्निंग की आवाज़ के साथ विश करता था, अपने बास्केट को एक बम्बू के ऊपर वर्टिकल खड़ा करके उस बम्बू के ऊपर अपने बास्केट को रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को साइड में धकेल दिया जाता था, साइड में धकेल दिया जाता था एक माइल्ड रिब्यूक के साथ, हल्की सी डांट फटकार के साथ। माइल्ड यहाँ नम्र, हल्की, सॉफ्ट रिब्यूक, डांट। एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग, एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड, और वो लव्स, पाव रोटियाँ, ब्रेड डिलीवर किए जाते थे टू द सर्वेंट, सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम हार नहीं मानते थे, छोड़ते नहीं थे।
हमें कुछ लेना तो नहीं है, हमें क्या करना है? वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पेरापेट, या तो हम बेंच पर चढ़ जाते या पेरापेट पर चढ़ जाते। पेरापेट हियर रेफर्स टू द रेलिंग, द रेज्ड प्लेटफॉर्म, एंड पीप इनटू द बास्केट, और किसी तरह उसके बास्केट में झांकते। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल, किसी भी तरीके से झांकते मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, एक विशेष प्रकार की गंध, सेंट, सुगंध उन लव्स की आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। दिस इज द इम्पैक्ट। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए लव्स और छोटों के लिए बेंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, और तब जब वो आता था तो उस सुबह हम ना तो दांत साफ करने की परवाह करते, ना मुंह को धोने की परवाह करते प्रॉपरली, ठीक तरीके से। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करना भी चाहिए था, क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, ये परेशानी कौन लेगा कि टूथ ब्रश के रूप में तोड़े मैंगो लीफ, आम की पत्ती, इतनी परेशानी कौन ले? तो इससे हमें यहाँ पता चलता है कि एट दैट टाइम द चिल्ड्रन यूज्ड टू ब्रश देयर टीथ बाय यूटिलाइजिंग मैंगो लीफ। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये आखिरकार इतना जरूरी भी क्यों था, इतना जरूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, व्हाट अ पॉइंट। दिस इज जस्टिफाइंग स्टेटमेंट बाय द राइटर। टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। एक टाइगर, एक चीता, वो कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता, न ही उसने कभी अपने दांत साफ किए। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार गर्म चाय हर चीज को ठीक से साफ कर देती है, क्लीन कर देती है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन, द फर्स्ट वन टिल नाउ। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो बड़े थे गोवा में वो किस बात पर नॉस्टैल्जिक थे, उदासीन पुरानी यादों को करते हुए, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों के बारे में और उनका जो फेमस लव्स ऑफ ब्रेड है उसके बारे में, उन दिनों को याद करके। नॉट ओनली अबाउट दोज डेज, अबाउट द मेमोरी ऑफ दोज डेज, द कल्चर ऑफ दोज डेज, द मिक्सिंग ऑफ दोज डेज। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है? आपको कैसे पता चलती है? यस, बिकॉज as the writer has narrated and described about the existence of the time-old furnaces, mixers, molders, and the writer has described that those furnaces are still burning fire. The Goan society is having molders, bread mixers, etc., etc. What is the baker called? Baker is called or known as पेडर, ये हमने देखा है, पेडर के रूप में उसको जाना जाता था। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? वो रोजाना कब आता था और लोग बच्चे उसको मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? Every time, twice in a day. Once when he set out in the morning on his sailing tour, and again when he returned after emptying his huge basket. The children ran to meet him not because of their love for the loaf, which was bought by maid servant of the house. घर की नौकरानियाँ खरीद लेती थी उन ब्रेड को, तो वो दौड़ते काहे के लिए थे? They actually longed for the bread bangles, which they closed very carefully. Sometimes it was a sweet bread of special make, और उसके लिए वो उस पर चढ़ भी जाते थे पेरापेट पर. It was their source of amusement to see those bangles, sweet bangles, and to enjoy the fragrance of those bangles. आगे चलते हैं. Then marriage gifts are meaningless. मैरिज के जो गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. एक स्वीट ब्रेड होता है जिसको बोल के नाम से जाना जाता है, उसके बिना मैरिज का कोई गिफ्ट होता ही नहीं, वो जरूरी है. जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट
loses its charm without bread. और ऐसे ही कोई भी पार्टी या दावत जो होती थी बिना ब्रेड के वो अपने चार्म को लूज कर देती थी, उसकी कोई मज़ा ही नहीं रहता था बिना। आज भी आप देख लीजिए, हमारा केक बर्थडे पार्टी का एक बेकर का ही प्रोडक्शन है और एक ब्रेड ही है एट ए टाइप, जिसको पूरा डेकोरेट करके क्रीम लगा के सजाया गया है, मार्जीपन जिसमें लगाया गया है। सो सी अ पार्टी और फिस्ट विदाउट ब्रेड इज चार्मलेस, बिना ब्रेड के चार्मलेस है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। इतना ही पर्याप्त नहीं है, कह नहीं सकते हम कि कितना महत्वपूर्ण था एक बेकर एक गांव के लिए। एक गांव के लिए एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट है ये हम बता नहीं सकते। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब डॉटर की एंगेजमेंट होती है तो घर की लेडी को ज़रूर बनाना होता है सैंडविच। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। केक और बोलिनाज, अ टाइप ऑफ केक दैट इज बोलिनाज फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम जिसको बनाया जाता है, क्रिसमस के टाइम पे ये एक मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और अदर फेस्टिवल्स के टाइम पर भी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। और इस प्रकार एक बेकर की भट्टी की उपस्थिति गांव में पूर्ण रूप से आवश्यक है। अ बेकर्स फर्नेस in the village is absolutely essential. Why? In order to perform all these tasks related to the engagement, Christmas celebration, daughter's engagement, etc., etc. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. उन दिनों के जो बेकर थे उनकी एक पेक्यूलर ड्रेस थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। ये सिंगल पीस की एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक आती थी। दैट इज कबाई। व्हाट इज कबाई? इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। हमने देखा है हमारे बचपन में बेकर्स को एक शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए, ट्राउजर्स जो छोटे थे, अपनी पूरी लेंथ से बहुत छोटे थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से बड़े थे। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कोई भी जो हाफ पैंट पहनता है, कैसी हाफ पैंट? विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों के नीचे तक पहुंचती है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। वो ये कमेंट इनवाइट करता है, टिप्पणी आमंत्रित करता है कि देखो इसने पेडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। तो दोस्तों, जो भी कोई आज भी हाफ पैंट ऐसी पहनता है जो घुटनों के नीचे तक आती है, तो उसको ऐसा कहा जाता है वहाँ पर कि इसने एक पेडर की टाइप की ड्रेस पहनी हुई है, ये एक पेडर की तरह पहना हुआ है। देन द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर यूजुअली अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे मंथ के एंड में। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और मंथली रिकॉर्ड दीवारों पर पेंसिल से रिकॉर्ड किए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरे, नेवर स्टार्व्ड। ही, His family and his servants always looked happy and prosperous. वो बेकर, उसके परिवार और उसके नौकर भी हमेशा खुश और प्रॉस्परस दिखते थे। Their plump physique was an open testimony to this. और उनका प्लम्प फिजिक, मोटा तगड़ा शरीर, इस प्रकार का, इस बात का एक ग्रेट एग्जाम्पल था। इस बात का टेस्टिमनी, ओपन टेस्टिमनी ही रेफर्स टू द पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और क्वालिटी। किसी का कैरेक्टर, चरित्र या क्वालिटी के बारे में जो लोग कहते हैं वो एक स्टेटमेंट। आज भी जिस किसी को हम थोड़ा मोटा तगड़ा देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये काफ़ी खुश है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर। आज भी कोई भी व्यक्ति जिसका फिगर जैकफ्रूट के जैसा है, जैसा जैकफ्रूट होता है उसकी तरह उसका फिजिकल अपीयरेंस है, शारीरिक उसका प्रकट होता है, वो शारीरिक रूप से दिखाई देता है, वो उसको कंपेयर कर सकते हैं, किया जाता है एक बेकर से।
That's it. आगे चलते हैं. Oral comprehension check. Match the following work. You have to do it. Marriage gift is what? Party or feast. For a party or feast is what? And for a daughter's engagement is what? And for Christmas is what? Types of cake. You have to match it. What did the baker wear in the Portuguese dress and when the author was young? जब author young था तो क्या पहनते थे और Portuguese dress में क्या पहनते थे? Portuguese dress में वो पहनते थे peculiar dress known as cabai, long frock, a single piece long frock reaching down to the knees. And when the author was young, the baker used to wear a shirt with a trouser which was shorter than full length and longer than half pants, जो घुटनों के नीचे तक आती थी. The next one is, who invites the comment he is dressed like Pedro and why? जो भी इस प्रकार की ड्रेस पहनता है वही इस कमेंट को इनवाइट करता है. The one who wears the half pants which reach just below the knees. This is because bakers were known as peders and they wore such half pants, और वह पहनते थे ऐसी half pants. Where were the monthly accounts of the bakers recorded? कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे? On the wall with the pencil. What does a jackfruit-like appearance mean? A jackfruit-like appearance means a plump physique, a happy personality. Such a physique was linked to the bakers because they never starved. Baking was a profitable profession. The baker, his family and servants always looked happy and prosperous and had a jackfruit-like appearance. So, it means a happy personality, prosperous personality. Then, thinking about the text. Which of these statements are correct? You have to do it. Is bread an important part of Goan life? How do you know this? क्या गोवा के जीवन में bread एक important part है? Yes, because in every ceremony, every ritual, breads are essential. Marriage gifts are meaningless without sweet bread bowl. For a party, bread is must. For Christmas, bolinhas is a must. Sandwiches must be prepared by the lady of the house on her daughter's engagement. So, these are the examples which cite that bread is an important part of Goan life. Take the right answer. What is the tone of the author when he says the following? That you have to do. The next one, the writing part. Author's childhood days, clues. एक्सट्रैक्ट लिया गया है. एक्सट्रैक्ट से जो क्लूज मिलते हैं ये आपको करना है, इसको पूरा करना है. यहाँ सिंपल सी बात है. ट्रेडिशन बेकिंग वहाँ उस दिनों होती थी, तो इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है क्लू के आधार पे. देन द पीस ऑफ टेक्स्ट विद द अदर पीस ऑफ गोवन बेकर्स, इसको कंपैरिजन करना है आपको क्या होता है. इस दोनों टेक्स्ट का कंपैरिजन आप करेंगे. ग्रुप डिस्कशन यू हैव टू फॉर्म. सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव नोन अबाउट अ बेकर फ्रॉम गोवा. उसके बारे में आज हमने जाना और हमने इसके बारे में जाना कि कैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी और राइटर क्यों इसके बारे में एक्साइटेड है, नॉस्टैल्जिक है. इसको आप देखेंगे. मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट पार्ट में. पार्ट सेकंड कुर्क के बारे में हम पढ़ेंगे. टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग.